हे गाइस मैं सब तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। सो गाइस आज की जो स्टोरी है वो रेडिट में एक एनोनिमस इंसान ने शेयर करी है, तो मुझे नहीं पता उसका नाम क्या है, बट आई होप कि जो भी स्टोरी हो वो आपको पसंद आए। सो गाइस हमें नाम तो नहीं पता, तो लेट्स जस्ट नेम हिम जेक, और अब से मैं जेक बोलकर ही उसको पुकारूंगा, ठीक है। सो जेक 12 साल का था जब उसको ये रियलाइज़ हो चुका था कि इस पूरी दुनिया में उसके साथ खड़े होने के लिए कोई भी नहीं है, इंक्लूडिंग हिज पेरेंट्स। कोई भी नहीं है जो उसके साथ खेलता है, कोई नहीं है जो उसका दोस्त है, कोई नहीं है जो उससे बात करता है। जेक पूरी दुनिया में अकेला था। जेक कभी भी ऐसे प्रॉब्लमैटिक चाइल्ड नहीं था, बट उसके घर वाले हमेशा उसको ट्रीट करते थे जैसे कि वो एक प्रॉब्लमैटिक चाइल्ड है। जैसे कि जो जेक की मॉम थी वो हमेशा उसे ताने दिया करती थी, छोटी छोटी मिस्टेक्स जो है उस पर डांट दिया करती थी, हमेशा ये बोला करती थी कि तूने ये अच्छे से नहीं किया, वो अच्छे से नहीं किया, कभी भी उसको अप्रिशिएट नहीं करती थी, कभी भी उसको प्यार नहीं करती थी। और जो उसके डैड थे उनको सिर्फ एक ही चीज़ आती थी, फ्रस्ट्रेशन निकालना। वो जब भी फ्रस्ट्रेट होते थे वो जेक को बुलाते थे, उसके नंबर पूछते थे, और जब उन्हें पता चलता था जेक के नंबर अच्छे नहीं आए उस पर चिल्लाते रहेंगे, बोलते रहेंगे कि हमने कैसे तेरे पे इतने पैसे खर्च कर दिए, कैसे तू एक नालायक औलाद है। मतलब सिर्फ ताने ही देते थे। घर वालों की साइड से जेक को जीरो सपोर्ट था, और ये जेक को भी पता था। जेक की मॉम ने तो इनफैक्ट उसके लिए बहुत सारे रूल्स बना के रखे थे, जैसे कि सुबह 5 बजे उठ के पढ़ाई करना है, फिर स्कूल जाना है, स्कूल से आके सीधा होमवर्क करना है, खेलने किसी के भी घर नहीं जाना, ना ही किसी को अपने घर में बुलाना है, जिसकी वजह से जेक के कोई दोस्त भी नहीं थे, सब एक दूसरे के घर में जाया करते थे, क्योंकि बस जेक था जिसको अलाउ ही नहीं था किसी के घर में जाना। और भी बाकी रूल्स थे, जैसे कि जब रात होगी तो फिर से पढ़ाई करने बैठना है, जितना भी होमवर्क दिया है रीचेक करना है अच्छे से करा है कि नहीं करा है, क्योंकि अगले दिन अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए उस पर तो और डांट सुनने को मिली। मतलब पूरा शेड्यूल बना के रखा था एक, जिसको जेक को फॉलो करना पड़ता था। और यही सारी चीज़ें थी जो जेक को ऐसा फील कराती थी कि उसके घर वाले उसे कभी प्यार नहीं करते, उसके घर वाले उसे कभी नहीं समझते। और ये वर्स्ट पार्ट नहीं था। वर्स्ट पार्ट था जब वो अपने दोस्तों को देखता था, जब वो अपने स्कूल में बाकी जो बच्चे उन्हें देखता था कि कैसे उनके घर वाले उन्हें प्यार करते हैं, कैसे वो उन्हें लेने आते हैं स्कूल से, कैसे वो हमेशा उन्हें खुश करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जैसे कि जेक का कोई दोस्त है, उसको खेलने के लिए कुछ चाहिए तो घर वालों को बोले और घर वाले अगले दिन ले आएंगे। कोई और दोस्त है, उसके घर वाले गरीब है, भले ही गरीब है, लेकिन वो बोलेगा, वो पहले मना करेंगे बेटा ऐसा कैसे करें ये वो, लेकिन फिर भी वो 4 दिन लगाएंगे, 10 दिन लगाएंगे, लेकिन अपने बेटे की खुशी के लिए वो लेकर आएंगे, चाहे कुछ भी चीज़ हो। चाहे ऑब्वियसली कोई अब लाखों की चीज़ मांग ले तो वो नहीं, लेकिन अगर कोई भी घर वाला अपने अपने हिसाब से कुछ चीज़ खरीद सकता है अपने बच्चे के लिए तो खरीदेगा। बट जेक के पेरेंट्स जो कि इतने अमीर है, फिर भी जेक कुछ भी बोलता है, छोटी सी छोटी चीज़ भी तो उसमें ताना मिलता है। नॉर्मल से अगर बॉल भी मांग ली ना कि मुझे बॉल दे दो खेलने के लिए, तो घर वालों की साइड से आएगा कि ये उम्र खेलने की होती है, ये उम्र में पढ़ना है, ये उम्र में पढ़ोगे नहीं तो कब कब तुम बड़े जब हो जाओगे तब खेलते रहना अपने पैसों से, अभी हम इतने पैसे लगा रहे हैं तुम्हारी स्टडीज़ पे, पढ़ाई करो चुपचाप जाके। मतलब इस टाइप के ताने आते थे। तो अब इस पर्टिकुलर टाइम पर जेक बहुत ज़्यादा टूट चुका था, और बस उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या ऐसा करे जिस कि मतलब कुछ ऐसा हो भी सकता है चमत्कार जिससे उसके घर वाले उसे प्यार करने लग जाए। और जैसे, और प्यार भी ऐसा नहीं कि दुनिया भर का प्यार, बस एटलीस्ट पूछ लें कि बेटा तू ठीक है, बेटा तू सही से कर रहा है ना सब कुछ, और कुछ सही भी नहीं हुआ तो हम हैं तेरे साथ, हम हैं तेरा सपोर्ट। सिर्फ इतनी सी चीज़ जेक को अपने घर वालों से चाहिए थी। ठीक है, अब पेरेंट्स की बात हम साइड रखते हैं, बहुत हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं जेक के स्कूल की साइकोलॉजिस्ट के बारे में। सो जेक के स्कूल में एक साइकोलॉजिस्ट होता है जिसका नाम होता है डॉक्टर टैनर। डॉक्टर टैनर वो भी जेक को थोड़ा सा अकेला सा ही लगता था। मतलब वो हमेशा अपने रूम में बैठा होता था, बंद रहता था उसका रूम, ऑल्दो एक विंडो थी तो उससे दिखता रहता था। तो जेक जब भी देखता था वो अकेले ही बैठा है, कोई स्टूडेंट्स उसके पास नहीं। उसने आज तक डॉक्टर टैनर को किसी से बात करते हुए भी नहीं देखा है। बट डॉक्टर टैनर हमेशा अवेलेबल रहते थे, हमेशा उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको काउंसलिंग चाहिए होती थी, वेदर इट इज़ इमोशनल, सोशल, एकेडमिक एंड एटसेट्रा। जो भी किसी भी टाइप की काउंसलिंग चाहिए, डॉक्टर टैनर इज ऑलवेज देयर फॉर यू। बट फिर भी डॉक्टर टैनर के पास ज़्यादा कोई जाता नहीं था बात करने। शायद उस टाइम पर जो स्टूडेंट्स थे उनको एक्सप्रेस करना मतलब उनके लिए एक्सप्रेस करना मुश्किल था। एक स्ट्रेंजर है जिसके सामने वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स बताएं। बाय द वे ये बात है 1993 की, तो काफ़ी पुरानी बात है। जिसने शेयर करी वो तो अब काफ़ी बड़ा हो गया होगा। तो 1993 के टाइम में तो आप सबको पता है ये सब एक टैबू ही था, ये मेंटल हेल्थ और अपनी बातें किसी को जाके बताना और फिर ये एक्सपेक्ट करना कि वो ठीक कर देगा, ये सब उस टाइम पे इस चीज़ को थोड़ा मतलब उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी जितनी आज के टाइम पे दी जाती है। तो ज़्यादा स्टूडेंट्स जाते नहीं थे, डॉक्टर टैनर अकेले बैठे होते थे। और यही एक कारण था जो जेक को 3 हफ्ते लगे थे डॉक्टर टैनर के पास ये जाने के लिए। मतलब वो हर दिन सोचता था कि मैं जाऊँगा और थोड़ी सी उनसे बात करूँगा इसी बारे में कि कितना वो अकेला फील करता है, उसके घर वाले बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते सब। बट स्टिल उसे 3 हफ्ते लगे, और 3 हफ्ते बाद वो जाता है।
और डॉक्टर टैनर का सीधा रूम का दरवाज़ा से खोल देता है। तो डॉक्टर टैनर उसे देखते हैं और जेक पूछता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, जिस पे डॉक्टर टैनर उसे ऐसे हंस के बोलते हैं कि आ जाओ। तो आता है डॉक्टर टैनर के पास, मतलब सामने वाली सीट में बैठ गया है। और अब डॉक्टर टैनर उससे पूछता है कि बताओ बेटा तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, जिस पे जेक थोड़ा सा पहले तो हेजिटेट करता है, बट फिर वो धीरे 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 सब कुछ बता देता है, कैसे उसके घर वाले उसे ट्रीट करते हैं, कैसे वो उसे अपना ही नहीं मानते और कैसे उसको फील होता है। पूरी बात डॉक्टर टैनर जब सुनते हैं तो वो बोलते हैं ठीक है, तुम्हें पता है मैं इस पूरे स्कूल का बेस्ट साइकोलॉजिस्ट हूँ और मेरे हिसाब से मैं पूरे वर्ल्ड का बेस्ट हूँ। तो जेक बोलता है ओके ठीक है। तो जिस पर डॉक्टर टैनर बोलते हैं कि एक काम करो, तुम कल फिर से मुझसे मिलने आओ स्कूल के बाद, हम आराम से बैठेंगे और आराम से डिस्कस करेंगे, और मैं आज तुम्हें एक प्रॉमिस देता हूँ, ये प्रॉमिस है कि मैं तुम्हारी लाइफ सही कर दूंगा। जेक बोलता है बट कैसे, मतलब कोई जादूगर थोड़ी ना हो आपके पास एक ऐसे चुटकी बजाए और ठीक हो गई है। तो काफ़ी मतलब कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है और मेरे मॉम डैड को आप नहीं जानते, आप क्या ही कर लोगे, उनसे जाके बात करोगे ये वो। जिस पर डॉक्टर टैनर हंस के बोलते हैं कि तुम्हें बस कल यहाँ पर आना है, मैंने अपना प्रॉमिस किया है, मैं निभाऊंगा, बट मुझे तुम्हारी साइड से भी एक प्रॉमिस चाहिए। जेक बोलता है ओके क्या प्रॉमिस। डॉक्टर टैनर बोलते हैं कि तुम अब बाहर जाओगे तो किसी को मत बताना कि तुमने मेरे से कोई भी बात करी है, कोई भी ऐसी डील करी है या मैंने तुम्हें कोई प्रॉमिस करा है। तुम्हें ये पूरी जो हमारी कॉन्वर्सेशन है ये प्राइवेट रखनी है और कल भी चुपचाप आ जाना है बिना किसी को बताए। जेक बोलता है ओके ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं वैसे भी किससे ही बात करता हूँ। वो प्रॉमिस कर देता है एंड अगले दिन होता है, फिर जेक आ जाता है डॉक्टर टैनर के पास और बोलता है कि लेट्स डिस्कस कि आपने कैसे करना है ये सब, ठीक है आप बताओ मुझे। इस पर डॉक्टर टैनर बोलते हैं चिंता मत करो, मैंने पूरी रात एक प्लान बनाया, पूरा कुछ सोचा है मैंने, तो एक काम करो तुम ये लो पानी पियो। तो ठीक है, अब वो पानी पीने लग जाता है। जेक पानी पीता है, जैसे ही वो पानी पीता है उसे समझ आ जाता है कि डॉक्टर टैनर ने उस पानी में कुछ मिलाया है। जैसे ही जेक पानी पीता है वो एकदम बेहोश हो जाता है, उसे कुछ नहीं पता वो कहाँ है क्या है। काफ़ी टाइम बाद जेक की आंखें खुलती है। जब आंखें खुलती है तो मानो कि वो हैरान परेशान हो चुका है, क्योंकि उसे एक कुर्सी से बांध दिया गया है, उसके हाथ हैंडकफ से बंधे हुए हैं, उसके मुंह पे ऐसे पट्टी मतलब जैसे रुमाल बांध देते हैं ताकि कोई कुछ बोल ना सके, वो सब बांध दिया गया है। और जेक अब ऐसे उठ चुका है और ऐसे मतलब ऐसे फड़फड़ा रहा है, तड़प रहा है वो कि भाई खोलो खोलो करके। बट 2-3 मिनट की कोशिश करने के बाद उसे समझ आ जाता है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले वो यहाँ से नहीं निकल सकता। एक अजीब से रूम के अंदर है जो कि ऑब्वियसली उसके स्कूल का भी नहीं है। और फिर जेक अब ना कोई कोशिश कर रहा है ना कुछ, क्योंकि उसे समझ आ गया है कि वो बहुत बुरी तरीके से बंधा हुआ है और अब वो कुछ नहीं कर सकता। थोड़ी देर बाद डॉक्टर टैनर वहाँ पर आते हैं। जब डॉक्टर टैनर वहाँ पर आते हैं तो जेक थोड़ा आसपास और देखने की कोशिश करता है, तो देखता है कि वो एक ऐसे रूम है जहाँ पे खेलने की हर चीज़ें हैं, बॉल बैट टॉयज़ जितनी भी चीज़ें, मतलब कि अगर जेक इस टाइम बंधा नहीं होता और वो अपने घर पे होता और ये सारी चीज़ें उसके पास होती तो उसके लिए ये जन्नत थी। हर वो चीज़ जो जेक को चाहिए थी वो इस रूम में थी, बट वो बंधा हुआ है और वो ऐसी सिचुएशन में तो ऑब्वियसली इस टाइम वो ये सब नहीं सोच रहा था। फिर डॉक्टर टैनर अब आते हैं और जेक को बोलते हैं, पहले तो उसके मुंह से पट्टी हटाते हैं। डॉक्टर टैनर जेक को बोलते हैं कि रिमेंबर आई टोल्ड यू आई एम हेयर टू हेल्प यू, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा, मैं बस तुम्हारी मदद करूँगा। जेक का मन कर रहा था कि वो बस रो दे इस टाइम पर, बट पता नहीं क्यों डॉक्टर टैनर से उसे डर नहीं लग रहा था। मतलब डॉक्टर टैनर ने उसे बांधा हुआ है, उसे किडनैप टाइप कर लिया है, बट स्टिल जेक को सेफ फील हो रहा था डॉक्टर टैनर के साथ। अब डॉक्टर टैनर जेक को बोलते हैं कि तुम यहाँ काफ़ी दिन तक रहने वाले हो और जितने भी तुम्हें सामान दिख रहा है तुम उन सब के साथ खेल सकते हो जब तक मैं इस घर पर हूँ। मैं तुम पे नज़र बनाए रखूँगा, तुम कुछ भी करो, खेलो कूदो, तुम्हारी मर्जी है, बट जब मैं स्कूल जाया करूँगा तब मैं तुम्हारा एक हाथ बांध दिया करूँगा बेड से। एक हाथ तुम्हारा फिर भी फ्री है, तुम टीवी देख सकते हो, एक हाथ से कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जस्ट टू मेक श्योर कि तुम भागो नहीं, मैं तुम्हारा एक हाथ बांध के रखूँगा। और एक और रूल है, जब भी मैं स्कूल जाया करूँगा, जब भी तुम यहाँ अकेले होंगे, तुम टीवी में न्यूज़ देखते रहना। जेक चुपचाप बैठा हुआ है और बस वो प्रोसेस कर रहा है जो भी डॉक्टर टैनर उसे बता रहे हैं। फिर डॉक्टर टैनर बोलते हैं कि सो जेक तुम कंफर्टेबल करो खुद को इस रूम से, मैं टीवी ऑन कर देता हूँ और मैं जाके डिनर बनाता हूँ और उसके बाद हम बैठ के आराम से डिनर करेंगे। और ये बोल के डॉक्टर टैनर चले जाते हैं, टीवी ऑन कर देते हैं और न्यूज़ चल रही होती है। अब रात के 7 बज जाते हैं, डॉक्टर टैनर वापस रूम में आते हैं, उनके हाथ में 2 प्लेट्स होती है जिसमें एक में मैश्ड पोटैटोज़ होते हैं और एक में चिकन स्ट्रिप्स होती है। अब जेक को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है तो वो पूछता है डॉक्टर टैनर से कि मैं यहाँ पे कितने दिनों से हूँ, जिस पे डॉक्टर टैनर बोलते हैं कि कुछ हफ्तों से, मे बी 2 और 3 वीक्स
तब से तुम यहीं पर हो और अब जाके तुम्हें होश आया। वेल ये सुनकर जेक फिर से सो जाता है। अगली सुबह होती है, डॉक्टर टैनर उसे उठा देते हैं और बोलते हैं जेक तुम चाहो तो और सो सकते हो, मैं बस तुम्हें उठा रहा हूँ ये बताने के लिए कि मैं अब स्कूल जा रहा हूँ ड्यूटी पर। डॉक्टर टैनर ने वापस वही हैट, कोट, एक कॉलर्ड शर्ट और एक टाई पहनी होती है। हाथ में उनके एक सूटकेस होता है जो कि हमेशा वो स्कूल जाते वक्त मतलब यही उनका गेटअप होता है। तो डॉक्टर टैनर बोलते हैं कि मैं आ जाऊँगा अपने टाइम से और तुम तब तक खेलो कूदो जो भी तुम्हें करना है और एक हाथ तुम्हें अपना बांधे ही रखना है और ये रहा रिमोट, हमेशा याद रखना कि टीवी में न्यूज़ ही लगाते रहना। वेल अब डॉक्टर टैनर चले जाते हैं। जेक ने न्यूज़ लगाई है, न्यूज़ में थोड़ी देर तक ब्रेकिंग न्यूज़ आती है एंड देन एक न्यूज़ आती है जिसमें एक पुलिस ऑफिसर होता है जो कि पोडियम के ऊपर ऐसे खड़ा है और वो अपनी स्पीच दे रहा है। जेक थोड़ी देर तक उसकी स्पीच सुनता है तो स्पीच में वो कुछ ये सब बोलता है। स्टेट वाइड एम्बर अलर्ट has been issued as of this morning. We have several investigators working towards identifying potential abductors, but as of right now, there is not much evidence. Faculty members state that the boy had been last seen around 4 or 5 in the evening. जेक को एकदम से अजीब सा लगने लगा क्योंकि ये स्पीच जैसे ही चल रही थी टीवी पर एक फ़ोटो आ जाती है और ये फ़ोटो होती है जेक की और उसके नीचे कुछ चीज़ें लिखी होती है जैसे कि जेक का नाम, जेक की एज, जेक के स्कूल का नाम और जेक के टाउन का नाम और ऊपर जो हेडलाइन चल रही होती है वो होती है FBI begins search for child and kidnapping suspect unknown and potential runaway। अब ये लाइव फुटेज चली रही होती है कि तभी कैमरा शिफ्ट होता है दो लोगों पर जो कि अब पोडियम पर आते हैं और वो दोनों और कोई नहीं बल्कि जेक के मॉम और डैड होते हैं। दोनों की आंखें एकदम लाल है, दोनों बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, दोनों की हालत बहुत ख़राब सी लग रही है। अब ये दोनों स्पीच देने लगते हैं कि कैसे ही अपने बच्चे को इतना मिस कर रहे हैं, कैसे वो कहीं नहीं मिल रहा और बस ये बोलते बोलते वो रोए जा रहे हैं। जेक ने अपने मॉम डैड को इतना दुखी कभी नहीं देखा था और इतना दुखी वो भी जेक के लिए। जेक को फाइनली रियलाइज़ होने लग रहा है कि उसके मॉम डैड उसे एक्चुअली में कितना प्यार करते हैं। मॉम डैड स्पीच देते देते बोल रहे हैं कि बेबी प्लीज़ कम बैक टू अस, तुम जहाँ पर भी हो प्लीज़ आ जाओ। और कैसे वो जेक को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, वो जेक के बिना रह नहीं पा रहे, वो 24 घंटे सिर्फ जेक के बारे में सोच रहे हैं। ये सब स्पीच में बोल रहे हैं और बस रोए जा रहे हैं। उसके बाद जेक के डैड स्पीच दे रहे होते हैं। जेक एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि वो थोड़ा कम ही बोलेंगे, एज मैंने आपको बताया था कि उन्हें बस एक ही चीज़ आती है, वो फ्रस्ट्रेशन निकालना। बट इस टाइम वो भी रो रहे हैं और बता रहे हैं कि जेक कैसे एक बहुत अच्छा बच्चा था, कैसे वो जो डैड हैं वो एक बेस्ट डैड नहीं थे वर्ल्ड के, उन्होंने जेक को कभी अच्छे से ट्रीट नहीं किया और अब जेक जब उनके पास नहीं है तो वो कितना मिस कर रहे हैं, वो कितना रिग्रेट फील कर रहे हैं कि क्यों उन्होंने जेक को इस तरह ट्रीट करा। वो पूरी दुनिया से बस भीख मांग रहे हैं कि कैसे तो उसके बच्चे को लौटा दिया जाए, कैसे भी प्लीज़ उसके बच्चे को घर वापस ले आया जाए और बस वो रोए जा रहे हैं। जेक अब टीवी ऑफ कर देता है क्योंकि उससे ये सब देखा ही नहीं जा रहा। अपने मॉम डैड को रोता हुआ देखकर उसे भी बहुत अजीब सा लग रहा था। उसके अंदर बहुत मिक्स्ड इमोशन थे। उसको बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से उसके मॉम डैड को किस हालात से गुजरना पड़ रहा है, बट उसे कहीं ना कहीं अच्छा भी लग रहा था कि उसके मॉम डैड एक्चुअली में उसे प्यार करते हैं। अब देखते देखते 4 हफ्ते गुजर चुके थे और डॉक्टर टैनर भी जेक को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे थे और बहुत रिस्पेक्ट से रख रहे थे। वो जेक को बांध कर चले जाते थे स्कूल और फिर भी उसे वहाँ पे मतलब हर चीज़ देते थे जिससे उसका एंटरटेनमेंट होता हो। फिर वो आएंगे, जेक के लिए लंच बनाएंगे, फिर रात को डिनर भी साथ करेंगे, फिर डिनर करने के बाद रात को बैठ के दोनों प्ले स्टेशन खेलेंगे, दोनों हंसी मजाक करेंगे। और जेक को कभी पता ही नहीं था कि डॉक्टर टैनर, जो कि एक खड़ूस सा इंसान लगता था, अकेले बैठा होता था, वो इतने अच्छे आदमी है। अब अगले मॉर्निंग डॉक्टर टैनर जेक को उठाते हैं। जेक नोटिस करता है कि इस बार डॉक्टर टैनर थोड़े से मतलब परेशान से लग रहे हैं। उनके फेस के हाव भाव थोड़े से ऐसे लग रहा है कि हाँ वो थोड़े परेशान तो हैं। और उन्होंने जेक को 3 घंटे पहले उठा दिया। नॉर्मली वो जिस टाइम पर उठाते थे उससे 3 घंटे पहले ही उठा दिया। डॉक्टर टैनर जेक को बोलता है कि बेटा आज पूरे दिन न्यूज़ देखते रहना, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, कुछ भी नहीं, पूरे टाइम न्यूज़ देखते रहना है। और ये बोल के डॉक्टर टैनर वहाँ से चले जाते हैं। जेक भी ऐसा करता है, वो पूरे टाइम न्यूज़ देखे जा रहा है, अच्छे से मतलब बिल्कुल फोकस करके देखे जा रहा है। करीबन 2-3 घंटे हो जाते हैं एंड देन एक ब्रेकिंग न्यूज़ आती है। जो ब्रेकिंग न्यूज़ आती है उसकी हेडलाइन होती है ह्यूमन रिमेन्स फाउंड। वेल न्यूज़ में 2 आदमी जो कि पुलिस की यूनिफॉर्म में होते हैं खड़े हैं और वो कुछ बोलने वाले हैं और फिर उनमें से एक आदमी बोलना शुरू करता है। हमें बताते हुए बहुत दुख हो रहा है, ये एक बहुत दुखद खबर है, पर आज की सुबह हमें हमारे डिपार्टमेंट से एक खबर मिलती है उस मिसिंग चाइल्ड के बारे में जिसका आप सबको पता है, जेक। जब एक पुलिस वाला ये बता रहा होता है, दूसरे पुलिस वाले ने अपना सर ऐसे एकदम नीचे करके खड़ा हुआ है जैसे कि बहुत बहुत दुख में हो वो। वो पहला पुलिस वाला फिर बोलना चालू करता है। Remains of a body have been found in a garbage bag beneath a highway overpass। और ये बॉडी और किसी की नहीं बल्कि जेक की है।
ऑल्दो बॉडी में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, जो बॉडी है वो पूरी तरीके से चला दी गई है, जो बचे हैं वो सिर्फ हड्डियां हैं और ऐश है, मतलब कि राख है। अब स्क्रीन में एक दूसरा व्यू दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारे पुलिस वाले खड़े हैं, हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है और वहाँ से भी कुछ पुलिस ऑफिशियल्स जो कि काफ़ी बड़े रैंक पे वो सब बाहर आ रहे हैं और मतलब पूरा वहाँ पे भीड़ है सारे पुलिस वालों की। अब वो पहला आदमी पुलिस वाला फिर बोलना चालू करता है कि हमें जो बॉडी मिली है उसके साथ एक बैग था जिसमें एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड था। वेल ये जेक की आईडी कार्ड था जो कि उसके बैग में हमेशा पड़ा रहता था स्कूल वाला, और वो आईडी कार्ड भी काफ़ी जल चुका था बट उसमें क्लियर दिख रहा था कि जेक है और ये सब। तो उसी से इन सब ने पता लगाया कि हाँ ये जेक है, और उसके कपड़े वपड़े भी थे जेक के, उस बॉडी ने जो पहने हुए थे वो जेक के ही कपड़े थे। तो इसी वजह से पुलिस बोलती है कि हमें बॉडी का तो कुछ पता ही नहीं चला, मतलब कि वो इतनी गंदी तरीके से जल चुकी है कि आप पहचान ही नहीं सकते, बट उसके पास जो कार्ड मिला है और जो उसके कपड़े हैं उससे हमें पता लग चुका है कि जेक इज़ नो मोर। वेल ये बोल के वो दोनों पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। अब जो कैमरा होता है वो शिफ्ट होता है जेक के मॉम डैड के पास। मॉम जो कि बहुत बुरी हालत में, कुछ बोल भी नहीं पा रही, और वहीं जो डैड है वो एक स्टैचू बन के बैठे हैं, बस उनके आंसू गिरे जा रहे हैं, बस गिरे जा रहे हैं और वो कुछ नहीं बोल रहे, दोनों चुपचाप बैठे हुए हैं जैसे कि वो अंदर से मर चुके हैं। ऐसा लग रहा था वो सांस तो ले रहे थे बट ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो अलाइव है, वो जीना भी चाहते हैं। मतलब उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि वो ये न्यूज़ से बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं अंदर से। जैसे ये नज़ारा जेक देखता है, जेक टीवी बंद कर देता है। वेल उस रात को डॉक्टर टैनर थोड़ा सा लेट आते हैं, इनफैक्ट थोड़ा नहीं काफ़ी लेट आते हैं। डॉक्टर टैनर वापस आते हैं, जेक के जो हैंडकफ्स होते हैं उन्हें खोलते हैं, उसको एक पानी की बोतल देते हैं और उसके कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं मैं तुमसे एक प्रॉमिस किया था, है ना। वेल जेक ऐसे गर्दन हिला रहा है, उसकी आंखों से आंसू निकले जा रहे हैं और फिर डॉक्टर टैनर बोलते हैं वेल तुम्हें मुझसे एक और प्रॉमिस करना होगा। जेक बोलता है कि क्या। डॉक्टर टैनर बोलते हैं कि मैं अब तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा बट तुम्हें आज के बाद किसी को नहीं बताना कि ये जो भी हुआ था कैसे हुआ था, तुम मुझसे मिले और उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया और ये सब हुआ, ये किसी को मत बताना। जेक बोलता है कि आपने मेरे लिए इतना सब किया, मैं किसी को कभी नहीं बताऊँगा, आई प्रॉमिस। और फिर डॉक्टर टैनर उसे एक फिर से वही एक पानी का गिलास देते हैं और बोलते हैं कि तुम ये पी लो। जेक बिना ज़्यादा सोचे समझे वो पानी पी लेता है एंड फिर से ही उसे बेहोशी सा फील होता है और वो बेहोश हो जाता है। अब जब उसकी आंख खुलती है वो एक पार्क में पड़ा हुआ है। वेल जेक को ज़्यादा टाइम नहीं लगता ये पहचानने में कि वो पार्क कहाँ है, क्योंकि वो जेक के स्कूल के जस्ट बगल में ही होता है। जेक खड़ा होता है और अब जेक अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। जेक जैसे जैसे घर के पास जा रहा है जेक की धड़कनें बहुत तेज होती जा रही है एंड फाइनली एक मोमेंट आता है जब जेक बस अपने घर के सामने खड़ा है। जेक डोरबेल बजाता है और फिर काफ़ी देर तक कोई नहीं आता बट जेक फिर से बजाता है तो फाइनली जेक के डैड आते हैं। जेक के डैड जब दरवाज़ा खोलते हैं तो उनकी शक्ल ऐसी हो रही होती है जैसे कि मानो उन्होंने कई दिनों से खाना नहीं खाया हो, जैसे कि मानो उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई है कि वो हिल भी नहीं पा रहे और उनके एक्सप्रेशन में इतना दुख था कि जेक को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। बट वो जैसे ही जेक को देखते हैं उनके एकदम से एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो दुखी सा चेहरा जिसमें ऐसा लग रहा था कि जान ही नहीं बची है, वो एकदम से खुश हो जाता है। जेक के डैड की आंखें बड़ी हो जाती है और उनकी स्माइल निकलती है जेक को देख के। वो रोने लग जाते हैं जेक को देखकर और जेक को एकदम खींच के हक करने लग जाते हैं। वो बस रो रहे हैं, उनसे कुछ बोला नहीं जा रहा और जेक को बहुत टाइटली हक करा हुआ है। जैसे ही जेक की मॉम आती है, क्योंकि उन्हें आवाज़ सुनाई देती है जेक के डैड के रोने की, तो वो बाहर आके देखती है और उनको भी जब जेक दिखता है वो वहीं गिर जाती है ज़मीन पर और वहीं गिर के बस रो रही है। कैसे तो करके वो खुद को संभाल कर जेक के पास आती है, फिर जेक को और हक करके वो और रोने लग जाती है। जेक इस टाइम बिल्कुल ब्लैंक है। वो मॉम डैड जो उसे ढंग से देखते तक नहीं थे, जिनके पास टाइम ही नहीं होता था जेक के लिए, आज वो दोनों जेक के पास आकर रो रहे हैं, अपने घुटने में गिरे हुए हैं और बस बोल रहे हैं आई एम सॉरी, अब से हम तुम पर कभी गुस्सा नहीं करेंगे, बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, तुम जो बोलोगे हम तुम्हें वो ला कर देंगे। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है बेटा, प्लीज़ हमें छोड़कर कभी मत जाना प्लीज़। ऐसे भीख मांग रहे हो जेक के सामने कि, और बता रहे हैं कि वो कितना प्यार करते हैं, जेक उनके लिए क्या मायने रखता है, क्या है वो उनके लिए। जेक भी बहुत रोता है, उन दोनों को बहुत ज़ोर से वो भी हक करता है और बोलता है कि मैं कभी नहीं चाहता था कि ये सब आपके साथ हो, बट आई एम हैप्पी कि आप सब मुझसे एक्सप्रेस कर रहे हैं अपना प्यार और मुझे आप बता पा रहे हैं कि मैं आपके लिए कितना मायने रखता हूँ। मुझे तो लगता था कि मैं आपके लिए कुछ हूँ ही नहीं, मुझे तो लगता था कि मैं शायद आपके लिए बोझ हूँ। फिर ऐसे ही थोड़ी देर तक इनकी बातें होती है एंड देन फाइनली जेक अपने घर वापस आ जाता है। जेक अपने घर वापस आता है
करीबन 1 महीने बाद आता है। जेक की मॉम उसी टाइम जाती है, अच्छा सा खाना खुद बनाती है जेक के लिए। जेक के डैड जाते हैं, जेक के लिए कपड़े लेकर आते हैं, एकदम नए नए कपड़े कि बेटा तुम ये पहनो, तुम ये क्या पहन के रखे हो, आज से तुम जो बोलोगे। जेक ने जो बरसों पहले विशेज़ मांगी है कि पापा मुझे ये बॉल दिला दो ना, पापा ये बैट दिला दो, सब कुछ खरीद के ले आता है कि तुम ये रखो ये रखो, और सब बहुत खुश है। और फाइनली जेक की लाइफ जो शुरुआत में थी एकदम डल सी थी, खाली सी थी, जो उसे लगता था कि उसके साथ कोई भी नहीं है, एकदम से ही उसकी लाइफ चेंज हो गई है। 1 महीने के अंदर अंदर उसके मॉम डैड उसके सबसे बड़े फ्रेंड्स बन चुके हैं, उसके सबसे बड़े सपोर्ट बन चुके हैं, और सबसे बड़ी बात उसके पेरेंट्स बन चुके हैं। जेक अब बहुत खुश है। वो अब उसकी नॉर्मल लाइफ चालू हो गई है, नॉर्मल स्कूल जाता है, स्कूल से आता है, लेकिन इस बार होमवर्क नहीं करता, दोस्तों के साथ खेलने जाता है। इस बार वो दोस्तों के घर भी जाता है और दोस्तों को अपने घर लेकर भी आता है। अब कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, अब कोई उसे चिल्लाता नहीं है, कोई उसको ताने नहीं देता, कोई उसकी मिस्टेक्स नहीं गिनवाता, सब उसे प्यार करते हैं। जेक की लाइफ पूरी तरीके से बदल चुकी है, सिर्फ एक आदमी की वजह से, जिसका नाम था डॉक्टर टैनर। जेक को रोज़ डॉक्टर टैनर दिखते हैं, बट जेक प्रिटेंड करता है कि वो डॉक्टर टैनर को नहीं जानता, और सेम डॉक्टर टैनर भी, क्योंकि जेक ने प्रॉमिस किया था। और अगर वो एकदम से ऐसे डॉक्टर टैनर के पास जाने लगेगा, बात करने लगेगा, तो वो थोड़ा वियर्ड लगेगा सबको कि एकदम से क्या हो गया। तो ये दोनों बस ऐसे ही प्रिटेंड कर रहे हैं कि एक दूसरे को नहीं जानते। कभी कभी डॉक्टर टैनर जेक को देखकर ऐसे विंक कर देते हैं और थोड़ी सी स्माइल पास करते हैं, और जेक भी सेम चीज़ करता है। जेक ने अपना प्रॉमिस निभाया, उसने कभी भी ना तो डॉक्टर टैनर से कोई खास ऐसी बात करी और ना डॉक्टर टैनर के बारे में किसी से बात करी, और वो मरते दम तक कभी ये बात नहीं बताएगा। बट एक सवाल है जो हमेशा जेक के दिमाग में घूमता है कि आखिर डॉक्टर टैनर ने उस रात को किस बच्चे की बॉडी रखी थी जेक की बॉडी बनाकर, जिसको सब जेक की बॉडी समझ रहे थे, वो किसी और लड़के की थी। तो आखिर वो कौन था और डॉक्टर टैनर ने उसके साथ क्या किया था? ये सवाल जेक आज तक सोचता है। ये बात है 1993 की, बट आज है 2024 और स्टिल जेक आज तक ये सवाल सोचता रहता है। जेक अब बहुत बड़ा हो चुका है और डॉक्टर टैनर तो शायद अब रहे भी नहीं है। जेक को नहीं पता वो कहाँ पर है, जितना जेक ने बताया है शायद अब वो नहीं रहे हैं। तो बट स्टिल प्रॉमिस इज़ अ प्रॉमिस, इसलिए जेक आज भी ना तो अपना नाम बता रहा है ना डॉक्टर टैनर का। ये डॉक्टर टैनर भी एक बनाया हुआ ही नाम है, ये कोई असली नाम नहीं है, और जेक तो हमने खुद ही रखा है। तो ये थी जेक की स्टोरी, ये थी डॉक्टर टैनर की स्टोरी। तो मुझे बताइएगा इस आपको स्टोरी कैसी लगी, और अगर स्टोरी पसंद आई होगी तो वीडियो को शेयर करना, क्योंकि जितना शेयर करोगे उतने ही लोगों तक पहुंचेगी और उतना ही हमारा फ़ायदा होगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।